एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इस चैप्टर में हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को किस तरीके से फ्रेम किया गया था, यानी कि किस तरीके से बनाया गया था, किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपने क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस बुक में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा एंड आप लोगों को कई सारे आर्टिकल्स के बारे में भी पता होगा। बट इस चैप्टर में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया था, किन सारे लोगों के द्वारा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उन सारे मेकर्स को या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को जानने वाले हैं, इतिहास को जानने वाले हैं कि आखिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया। नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में लाया गया था, यानी कि उसको इन्फोर्स करवाया गया था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 में उसको इफेक्ट में लाया गया था, यानी कि इन्फोर्स करवाया गया था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पीरियड में लगभग 448 आर्टिकल्स है इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। बट अगर हम लोग उस टाइम पीरियड की बात करें जिस टाइम पीरियड में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, शुरुआत में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट आज के टाइम पीरियड में ये सारे ही नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं। इसी वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ अगर हम लोग उन सारे रीजंस के बारे में जाने कि आखिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेंथ है एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कोई भी व्यक्ति बहुत ही ईजिली समझ सकता है अगर वो हमारी कंट्री के साइज को देखेगा और हमारी कंट्री के डाइवर्सिटी को देखेगा। हमारी कंट्री का साइज बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। इनफैक्ट यूरोप में कुछ ऐसे देश इतने बड़े नहीं होंगे जितना कि हमारी कंट्री के स्टेट्स होते हैं। इंडिया एक बहुत ही लार्ज साइज का कंट्री है। इतने बड़े कंट्री को मैनेज करने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा ऑफ कोर्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी लंबा होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगा। एंड ना सिर्फ हमारा जो इंडिया है वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बल्कि साथ ही साथ हमारी कंट्री में हमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिस कंट्री में हमें डिफरेंट रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग देखने को मिलते हैं। इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स नेशन है। इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को एक साथ एक ही कंट्री में यूनाइट रखने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा ऑफ कोर्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो हमारी कंट्री को यूनाइट रख सके। हमारी कंट्री में अलग अलग क्लास, कास्ट, ग्रुप या फिर कल्चर के जो लोग हैं सारे लोगों को एक साथ यूनाइट करके रख सके और हमारी कंट्री को आगे बढ़ा सके। इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एंड बहुत ही ध्यान से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है एंड बहुत ही मेहनत के साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से भी बनाया गया है ताकि हमारे जितने भी कंट्री के लोग हैं उन्होंने पास्ट में एंड प्रेजेंट में जो कुछ भी सफरिंग्स किया है उन सारी सफरिंग्स को हील कर सके। यानी कि अगर हम लोग हमारी कंट्री के पास्ट की बात करें ब्रिटिशर्स के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। पास्ट में हमारी कंट्री के लोगों को जो भी जख्म मिला था उन सारे जख्म को हील कर सके, उसको भर सके। कुछ इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है एंड ना सिर्फ पास्ट के सफरिंग्स बल्कि प्रेजेंट डे के सफरिंग्स भी। प्रेजेंट डे से यहाँ पे मतलब है 1947 से लेकर 1950 का टाइम पीरियड। 1947 में हमारी कंट्री को फ्रीडम तो मिलता है, इंडिपेंडेंस तो मिलता है, बट कंट्री के इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हो जाता है, डिवीज़न भी हो जाता है इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया।
सो जब हमारी कंट्री का पार्टीशन होता है, सो पार्टीशन पीसफुल तरीके से नहीं होता है, बल्कि उस दौरान हमें बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिलता है। सो कंट्री के इंडिपेंडेंस के दौरान, पार्टीशन के दौरान भी हमारी कंट्री के लोगों ने जो कुछ भी सफरिंग्स वगैरह किया था, सो उन सारी चीज़ों को हील करने के लिए, उन सारी ही जख्मों को भरने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था, ताकि हमारी कंट्री में रहने वाले जो अलग अलग कास्ट, क्लास एंड कम्युनिटीज़ के लोग हैं, सो वो लोग एक साथ यूनाइट होकर हमारी कंट्री में रह सके और हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड हो सके, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को शेयर कर सके। साथ ही साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से भी बनाया गया है ताकि हमारी कंट्री में वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर सके, सेटअप कर सके। सो अगर आप हमारी कंट्री के पास्ट को देखेंगे, सो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी पहले नहीं था। हमारी कंट्री में हमें हायरार्की का कल्चर देखने को मिलता है एंड डेफरेंस का कल्चर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप वर्ण सिस्टम में भी चले जाओ, सो सोसाइटी अलग अलग वर्ण में डिवाइड था, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपा गया था। सो हायरार्की का हमें सिस्टम देखने को मिलता है हमारी कंट्री के पास्ट में। एंड डेफरेंस का मतलब भी वही होता है कि किसी व्यक्ति की पोजीशन को देखकर उनको रिस्पेक्ट देना। सो एक ऐसा कंट्री जिस कंट्री में हायरार्की का कल्चर था, डेफरेंस का कल्चर था, सो एक ऐसे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया। सो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। सो इन सारी रीजंस की वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स देखने को मिलता है, जो कि ज़रूरी है इंडिया जैसे इतने लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री को मैनेज करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का इतना लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, सो उसमें आपको ये सारी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है ना। नेक्स्ट हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में फ्रेम किया गया था, यानी कि बनाया गया था। सो लगभग 3 साल का टाइम पीरियड लग गया था, 2 years 11 months and 18 days, यानी कि लगभग 3 साल का ही टाइम पीरियड लग गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, यानी कि बनाने में। सो इन 3 सालों के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, यानी कि एक जो ब्लूप्रिंट था, सो उस ब्लूप्रिंट के, उस ड्राफ्ट के हर एक क्लॉज, यानी कि हर एक सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा डिस्कस किया गया था। सो 3 सालों के टाइम पीरियड के दौरान इन ऑल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन होते हैं एंड 165 डेज का सेटिंग होता है। एंड इन सारे सेशन के बीच में भी दूसरे जो कमिटीज़ एंड जो सब कमिटीज़ थे, सो वो लोग रेगुलरली हमारे ड्राफ्ट को रिवाइज करते रहते थे, उसको रिफाइन करते रहते थे। सो कौन से आर्टिकल को इंक्लूड करना है, कौन से आर्टिकल को इंक्लूड नहीं करना है, एंड और भी रिवीजन का जो प्रोसेस होता था, किसी चीज़ को अगर इंक्लूड करना है, किसी चीज़ को अगर हटाना है, सो रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग का जो प्रोसेस था, सो वो कई सारे कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़ के द्वारा किया जाता था। सो ये सब कुछ करने में लगभग 3 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। सो 3 साल के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया जाता है, उसको ड्राफ्ट किया जाता है। सो इसी वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो विद दिस हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ हमारे इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आर ट्यूमल्टियस टाइम। सो ट्यूमल्टियस टाइम का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम, एक बहुत ही ज़्यादा ट्रबल वाला टाइम। सो जिस टाइम पीरियड के दौरान, जिस साल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, सो उससे पहले वाले अगर आप कुछ सालों को देखेंगे, देन वो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड था। सो 1946 से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो प्रोसेस था, उसकी शुरुआत हो जाती है। सो 1940 से लेकर 47 का जो टाइम पीरियड था, सो वो टाइम पीरियड हमारे इंडियंस के लिए एक बहुत ही ट्रबल वाला टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में लोगों के मन में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होप भी था, एक आशा भी था कि अब हमें इंडिपेंडेंस ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ उनके मन में एक डिसअपॉइंटमेंट भी था पार्टीशन को लेकर। सो नाउ अब हम लोग उन्हीं सारे कुछ इवेंट्स को डिस्कस करेंगे कि वो जो टाइम पीरियड था वो इतना ज़्यादा ट्रबल वाला, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड क्यों था। सो जब हमें 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिलता है, सो उस दिन इंडिया फ्री तो होता है, बट साथ ही साथ इंडिया का डिवीज़न हो जाता है, हमारी कंट्री का पार्टीशन हो जाता है। सो जब 1942 में क्विट इंडिया स्ट्रगल हुआ था, महात्मा गांधी जी के द्वारा जब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, सो इंडियंस ने उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी सफरिंग्स को किया था, सो वो सब कुछ उनके मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। सो क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। सो इस मूवमेंट के दौरान इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल को फेस किया था, काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए थे। सो ये सारी जो मेमोरी है, सो वो लोगों के माइंड में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। एंड इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
फ्रीडम को जीतने के लिए आर्म स्ट्रगल भी किया गया था विद द फॉरेन एड, यानी कि सुभाष चंद्र बोस फॉरेन कंट्रीज की हेल्प ले रहे थे ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक आर्म स्ट्रगल कर सके और फ्रीडम को विन कर सके, फ्रीडम को जीत सके। सो ये मेमोरी भी हमारे इंडियंस के माइंड में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। एंड इसके अलावा लेट 1940s में हमारी कंट्री के वर्कर्स के द्वारा, पीजेंट्स के द्वारा रेगुलरली मास प्रोटेस्ट किया जाता था, विद्रोह किया जाता था कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। ये सारी जो सफरिंग्स है, ये सारी सफरिंग्स इंडियंस के माइंड में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे ना। नेक्स्ट हमें हमारे कंट्री की पार्टीशन के बारे में बता रखा है। हमारे पूरे ही इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, या फिर खासकर अगर हम लोग 1940s के डिकेड की ही बात करें, हमारी कंट्री में जितने भी पॉपुलर अपसर्जेस हुए थे, यानी कि जितने भी विद्रोह किए गए थे कॉमन पीपल के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा या फिर पीजेंट्स के द्वारा, उन सारी चीज़ों की एक खासियत, एक फीचर ये है कि इसमें हमें हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में यूनिटी देखने को मिला है। इस यूनिटी को उन्होंने प्रूव भी किया है। अगर आप कोई भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को ले लीजिएगा, अगर हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, हर एक मूवमेंट में हमें हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में यूनिटी देखने को मिलता है। ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था कि हर एक मूवमेंट में, हर एक प्रोटेस्ट में हमें हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में यूनिटी देखने को मिलता है। बट उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में जो दो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज थे, दैट इज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में कोई भी एक सेटलमेंट नहीं हो पाता है दैट वुड ब्रिंग अबाउट रिलीजियस रिकंसिलिएशन एंड सोशल हार्मनी। यानी कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, वे लोग आपस में समझौता नहीं कर पा रहे थे, नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे। वे लोग एक ऐसे सेटलमेंट को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे जिसके थ्रू हमारी कंट्री में रिलीजन की वजह से जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रहे थे, खासकर हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन के बीच में जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रहे थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और हमारी कंट्री में सोशल हार्मनी को प्रमोट किया जा सके, यानी कि सोसाइटी में रिलीजन के बीच में हमें इक्वलिटी देखने को मिले। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली हमारी कंट्री का पार्टीशन हो जाता है। मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उनको पार्टीशन चाहिए था, उनको अपना सेपरेट मुस्लिम नेशन पाकिस्तान चाहिए था। दोनों ही पार्टीज के लीडर्स आपस में नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे एंड एज अ रिजल्ट हमारी कंट्री का पार्टीशन हो जाता है। अगस्त 1946 में जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुआ था, आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कॉल किया गया था। अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे को कॉल किया गया था एंड उस दिन पूरे ही नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में हमें बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला था बिटवीन द हिंदू पीपल एंड द मुस्लिम पीपल। इस वॉयलेंस का जो मेमोरी था वो भी लोगों के माइंड में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था एंड इस वॉयलेंस का रिजल्ट हमें एक मैसेकर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है एंड जब फाइनली पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया जाता है, उस दौरान जब पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र होता है, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू पीपल, सिख पीपल जब इंडिया आते हैं एंड इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम पीपल थे, जब वो पाकिस्तान जाते हैं, उस ट्रांसफ़र के दौरान हमें और भी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिलता है, और भी ज़्यादा लोगों की डेथ देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन। जब हमें 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस डे मिलता है, वो जो दिन था, वो इंडियंस के लिए एक बहुत ही जॉय वाला डे था, एक बहुत ही खुशी वाला दिन था, जिस इंडिपेंडेंस के लिए वो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। फाइनली 15 अगस्त 1947 में उनको ये इंडिपेंडेंस मिल गया। बट ऐसे लोग जिनको अपने कंट्री से डिस्प्लेस होना पड़ा उस दिन, उन सारे लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का डे एक अनफॉरगेटेबल डे बन गया एंड उन लोगों के लिए तो अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा वर्स्ट डे बन गया। 15 अगस्त 1947 का डे कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी वाला दिन था, जिन लोगों को अपने कंट्री से डिस्प्लेस नहीं होना पड़ा। बट वे सारे लोग जिनको अपनी कंट्री से डिस्प्लेस होना पड़ा, उन सारे लोगों को उस दिन बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा एंड उन लोगों के लिए वो दिन एक अनफॉरगेटेबल डे था। कई सारे जो मुस्लिम पीपल थे जो कि इंडिया में रह रहे थे एंड कई सारे हिंदू एंड सिख पीपल जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके पास अब एक क्रूएल चॉइस बचा। पहला चॉइस ये है कि अगर वो अपने कंट्री में ही रहते हैं, देन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका डेथ हो जाए, क्योंकि एज आई सेड कि पार्टीशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा था। मुस्लिम पीपल हिंदूज़ को मारने की कोशिश कर रहे थे एंड हिंदू पीपल मुस्लिम पीपल को मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई भी हिंदू पीपल पाकिस्तान में रहता, देन ऑफकोर्स उनका डेथ हो ही जाता, यानी कि कोई ना कोई मुस्लिम पीपल उनके ऊपर अटैक कर ही देता। सिमिलरली इंडिया में भी वही सिचुएशन था। अगर वो अपने पुराने कंट्री में रहते हैं, देन इससे उनके डेथ होने का बहुत ही ज़्यादा चांस था एंड अगर वो अपने न्यू कंट्री में जाते हैं,
सो न्यू कंट्री में जाने का मतलब ये था कि जिस लैंड में, जिस घर में वो इतने सालों से रह रहे थे, जिस लैंड से उनका एक कनेक्शन था, उनके एंसेस्टर्स जिन सारे लैंड में रहते थे, जिन सारे घरों में रहते थे, सो उन सारे घरों को, उन सारे लैंड को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। एंड साथ ही साथ उन लोगों के पास इस चीज़ का भी गारंटी नहीं था कि न्यू कंट्री में जाके उनको रहने के लिए घर मिलेगा, रहने के लिए लैंड मिलेगा कि नहीं। सो ऐसे लोग जिनको इंडिपेंडेंस के दिन, पार्टीशन के दिन डिस्प्लेस होना पड़ा, सो उनके लिए तो 15 अगस्त 1947 का दिन सबसे ज़्यादा वर्स्ट दिन था एंड एक अनफॉरगेटेबल डे था। सो कई सारे ऐसे रिफ्यूजीज पीपल थे, लगभग मिलियंस ऑफ ऐसे रिफ्यूजीज पीपल थे जो कि डिस्प्लेस हो रहे थे। सो इंडिया के जो मुस्लिम पीपल थे वे लोग ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में जा रहे थे, एंड वेस्ट बंगाल एंड पंजाब के आधे हिस्से में जो सिख एंड जो हिंदू पीपल थे, सो वो इंडिया आ रहे थे। एंड इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान, इस ट्रांसफर के दौरान कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले, यानी कि बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले। सो इंडियन पीपल को इंडिपेंडेंस की खुशी से पहले पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा दुख, एक बहुत ही बड़ा सदमा को झेलना पड़ा ना। नेक्स्ट हमें प्रिंसली स्टेट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है। सो प्रिंसली स्टेट किन सारे स्टेट्स को कहा गया है? सो हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, सो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली पूरे ही कंट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं करते थे। सो ब्रिटिश इंडिया में दो तरीके के प्रोविंसेस होते थे। पहला होता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिन सारे स्टेट्स में ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, एंड दूसरा होता था प्रिंसली स्टेट, जिन सारे स्टेट्स में राजा के द्वारा या फिर नवाब के द्वारा रूल किया जाता था अंडर द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स उन सारे स्टेट्स में इनडायरेक्टली रूल करते थे। उन सारे प्रिंसली स्टेट में जो भी राजा या फिर नवाब होता था, सो वो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट रूलर होता था जो कि ब्रिटिशर्स के इशारों पे ही रूल करते थे। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो इनडायरेक्टली उन सारे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर रूल करते थे, एंड ब्रिटिश प्रोविंस में वो डायरेक्टली रूल किया करते थे। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान, कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 1/3 जो एरिया था, सो उन सारे एरिया को नवाब या फिर महाराजा के द्वारा ही रूल किया जाता था, यानी कि 1/3 एरिया में हमें प्रिंसली स्टेट देखने को मिलता है। सो प्रिंसली स्टेट में रूल करने वाले जो नवाब या फिर जो महाराजा थे, सो उनके द्वारा ब्रिटिश क्राउन के सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया गया था। दैट मीन्स कि अगर वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयर रहेंगे, अगर वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग अपना काम को करेंगे, ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करेंगे, सो तभी वो फ्री होंगे अपने स्टेट में रूल करने के लिए, अपने टेरिटरी में रूल करने के लिए। सो जब 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे के चले गए, सो उस दौरान प्रिंसली स्टेट का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा, सो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। यानी कि प्रिंसली स्टेट का क्या होगा, जितने भी ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिन सारे प्रोविंसेस में ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, सो वे सारे तो प्रोविंसेस फ्री हो गए, बट प्रिंसली स्टेट, जिन सारे प्रिंसली स्टेट में नवाब या फिर महाराजा रूल करते थे, सो आखिर अब इसका क्या होगा? क्या वो इंडिया का पार्ट रहेगा, क्या वो पाकिस्तान का पार्ट रहेगा, या फिर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहेगा? बट ब्रिटिशर्स जाने से पहले प्रिंसली स्टेट के राजा एंड नवाब को 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करके गए थे। पहला ऑप्शन ये था कि अगर आप चाहो सो आप इंडियन यूनियन का पार्ट बन सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर आप लोग चाहो तो आप पाकिस्तान का भी पार्ट बन सकते हो, एंड तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर आपको दोनों ही कंट्रीज का पार्ट नहीं बनना है, सो आप अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री को भी क्रिएट कर सकते हो। एंड इन तीनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चूज करना है, सो ये राइट नवाब एंड राजा को दिया गया था। सो इस टाइम पीरियड के कॉन्टेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स के द्वारा ये रिमार्क किया गया है कि कुछ कुछ ऐसे महाराजा थे, जैसे कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे या फिर मणिपुर के जो राजा थे, सो वो सारे जो महाराजा थे, जो नवाब थे, सो लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन को फॉर्म करें। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम। सो पार्टीशन एंड प्रिंसली स्टेट के प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। सो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एंड मिलने से पहले ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो इसी वजह से फर्स्ट लाइन में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को जब रेडी किया गया था फाइनली 1950 में, सो उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, जो 1940s का जो डिकेड था, सो हमारे इंडियन लोगों के लिए एक बहुत ही ट्रबल वाला टाइम था, एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। सो इन सारे रीजंस की वजह से ही उस टाइम पीरियड को एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड कहा गया है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.1, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरीके से बनाया गया था। सो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था क्या। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसा असेंबली था जो कि रिस्पॉन्सिबल था हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
एंड 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, सो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था ना। नेक्स्ट हमें इलेक्शन के बारे में बता रखा है, यानी कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट किया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को डायरेक्टली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट नहीं किया गया था, यानी कि हमारी कंट्री के लोगों ने डायरेक्टली वोटिंग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं किया था, बल्कि 1945 एंड 46 के टाइम पीरियड के दौरान प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे, सो इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे कंट्री में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे। सो उस इलेक्शन में जो भी मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, सो उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेंबर्स को चूज किए गए थे। सो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है। कंट्री के लोगों ने जिन सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को इलेक्ट किया था वोटिंग के द्वारा, सो उन सारे मेंबर्स ने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेंबर्स को चूज किया था ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें एक ही पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिलता था, दैट इज द कांग्रेस। एंड इसका रीजन क्या था? सो एज आई सेड कि 1946 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, सो प्रोविंशियल इलेक्शंस में जितने भी जनरल सीट थे, सो मैक्सिमम जनरल सीट्स को कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही जीता गया था। कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिला था। एंड अगर हम लोग मुस्लिम लीग की बात करें, सो जितने भी रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स थे, सो ज़्यादातर रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स को मुस्लिम लीग के मेंबर्स के द्वारा कैप्चर किया गया था, यानी कि जीता गया था। सो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ही ज़्यादातर कांग्रेस के मेंबर्स थे। सो इसी वजह से जब उन सारे मेंबर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया गया, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हमें ज़्यादातर कांग्रेस के ही मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा मुस्लिम लीग के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के लिए। एंड उन्होंने अपने पाकिस्तान की डिमांड को प्रेस किया एंड उनके द्वारा डिमांड किया गया कि हमें अपने कंट्री का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसके अलावा कुछ जो सोशलिस्ट लीडर्स थे, सो वो लोग भी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है, सो ये ब्रिटिशर्स का क्रिएशन है। सो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्रूली एक इंडिपेंडेंट असेंबली नहीं है। सो इस वजह से सोशलिस्ट भी रिफ्यूज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के लिए। सो इन सारे रीजन की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 82% मेंबर्स थे, सो वो कांग्रेस के भी मेंबर्स थे, यानी कि कांग्रेस का ही हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना। नेक्स्ट हमें कांग्रेस के मेंबर्स के बारे में बता रखा है। सो जब हम लोग कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, सो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक वॉइस देखने को मिलता है, यानी कि एक ओपिनियन या फिर सेम ओपिनियन देखने को मिलता है। सो आज के टाइम पीरियड के अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, सो पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स का एक ही ओपिनियन होता है। अगर ओपिनियन एक ना भी हो, बट फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए वो सेम बातें ही करते हैं, उनका वॉइस सेम रहता है। बट जो उस टाइम पीरियड में कांग्रेस पार्टी था, सो कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे, सो ऐसा नहीं था कि पार्टी का अगर एक आइडियोलॉजी है, सो सारे ही लोग एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, नहीं। बल्कि आप लोगों ने अपने पॉलिटिकल साइंस के बुक के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि उस टाइम पीरियड का जो कांग्रेस पार्टी था, सो कांग्रेस पार्टी में हमें अलग अलग आइडियोलॉजी के लीडर्स देखने को मिलते थे, जिनका अलग अलग इशू के ऊपर अलग अलग ओपिनियन होता था। सो जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, उनका डिफरेंट ओपिनियन होता था क्रिटिकल इशूज़ के ऊपर। कुछ लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, वेरेस कुछ लोग लैंडलॉर्डिज्म को सपोर्ट करते थे। कुछ लीडर्स कम्युनल होते थे और कुछ लीडर्स सेकुलर होते थे। सो कांग्रेस पार्टी में भी हमें अलग अलग ओपिनियन देखने को मिलता है। एंड नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस के मेंबर्स ने सीख लिया था कि किस तरीके से हमें अपने आइडियाज़ को पब्लिकली डिबेट करना चाहिए, एंड जो भी हमारे में डिफरेंसेस है, उसको नेगोशिएट करना चाहिए, उसके साथ समझौता करना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे के ओपिनियन को अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एंड उसके बाद नेगोशिएट कर लेना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हमें वही चीज़ देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जो कांग्रेस के मेंबर्स थे, वो लोग चुप नहीं बैठते थे, बल्कि क्रिटिकल इश्यूज़ के ऊपर वो लोग डिबेट वगैरह करते थे। कांग्रेस के ही अलग अलग मेंबर्स एक दूसरे के साथ डिबेट करते थे, अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर उनका अलग अलग ओपिनियन होता था। सो इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो ये कांग्रेस पार्टी के अकॉर्डिंग बना है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने अपने मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ऐसा नहीं है। बल्कि कांग्रेस के मेंबर्स भी अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर डिबेट वगैरह करते थे, एंड बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को लिखा गया है ना। नेक्स्ट हमें पब्लिक ओपिनियन के बारे में बता रखा है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ भी डिस्कशन वगैरह होता था, सो वो पब्लिक ओपिनियन के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होता था।
सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिलिब्रेशंस होते थे, यानी कि किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी डिबेट एंड डिस्कशन वगैरह होता था, सो सारे ही आर्ग्यूमेंट्स को न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया जाता था। एंड जब कॉमन पीपल न्यूज़पेपर को पढ़ते थे तब उन्हें पता लगता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। एंड उसके बाद उन सारे प्रपोजल्स को लोग पब्लिकली भी डिबेट करते थे कि क्या ये हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के सेंस को क्रिएट करने के लिए इवन लीडर्स के द्वारा लोगों को ये कहा जाता था कि आपके जो भी व्यूज़ है, आपका जो भी ओपिनियन है, क्या कुछ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते हो, सो उन सारी चीज़ों को लिखकर आप हमें सेंड भी कर सकते हो। सो इससे हमें एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है कि कॉमन पीपल भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। सो कई सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पीपल थे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी कि ऐसे लोग जिनका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम बोला जाता है। सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोग अपने मदर टंग के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा आर्टिकल्स वगैरह चाह रहे थे। इसके अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग थे, सो वो अपने लिए स्पेशल सेफगार्ड चाह रहे थे। जो दलित पीपल थे वो डिमांड कर रहे थे कि कंट्री में जो भी कास्ट ऑपरेशन होता है, कास्ट के अकॉर्डिंग या फिर कास्ट के रिगार्डिंग जो भी भेदभाव किया जाता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सो उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। ऐसा कुछ आर्टिकल, ऐसा कुछ प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए। साथ ही साथ दलित पीपल के लिए गवर्नमेंट बॉडीज में यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स को रिजर्व करके रखा जाए। सो अलग अलग कैटेगरीज के लोग अपने ओपिनियन को शेयर कर रहे थे, अपने डिमांड को रेज कर रहे थे। सो कल्चरल राइट्स एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जो कि पब्लिक डिस्कशन में रेज किया जाता था, सो उन सारे इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी डिबेट वगैरह करते थे। सो विद दिस टॉपिक नंबर 1.1 कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.2, द डोमिनेंट वॉइस। सो इस टॉपिक में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे। सो 300 मेंबर्स में से जो 6 मेंबर्स थे उनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सो पहले इंपॉर्टेंट मेंबर एंड लीडर है जवाहरलाल नेहरू। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली वे सारे फंडामेंटल फिलोसफी एंड वे सारे गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, सो वो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया था, बट पहले उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता था। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग कैसा होगा, सो इसके रिजोल्यूशन को भी उन्होंने ही प्रपोज किया। उनके द्वारा ही ये कहा गया कि हमारा जो कंट्री का नेशनल फ्लैग होगा, सो वो एक हॉरिजेंटल ट्राई कलर का फ्लैग होगा। सबसे ऊपर में हमें सैफ्रॉन कलर देखने को मिलेगा, बीच में हमें व्हाइट कलर देखने को मिलेगा एंड नीचे में हमें डार्क कलर देखने को मिलेगा, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। एंड बीच में हमें एक नेवी ब्लू कलर का व्हील देखने को मिलेगा। सो ये जो आइडिया था नेशनल फ्लैग का, सो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रपोज किया गया था। सो इस तरीके से उनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था इन द ड्राफ्टिंग ऑफ सेवरल रिपोर्ट्स। सो कुछ रिपोर्ट्स को रेडी करने में, ड्राफ्ट करने में, सो इसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड इसके अलावा अगर किसी भी लीडर, किसी भी मेंबर का अपोजिंग व्यू पॉइंट है, सो उस अपोजिंग व्यू पॉइंट को सेटल करने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड इन सब के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट है, सो उसको इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवाया गया। सो इस चीज़ को करने में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड आप कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड में हमारा जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा लार्ज है एंड और फर्दर डिवाइडेड नहीं हुआ। सो इसका श्रेय कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। सो वो डिस्कशन को डायरेक्ट करते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, सो हर एक मेंबर को चांस मिले कि वो बोल सके एंड अच्छी तरीके से डिस्कशन वगैरह हो। सो डिस्कशन को डायरेक्ट करने का जो काम था, सो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था। ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सो वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक लॉयर थे एंड एक इकोनॉमिस्ट थे एंड वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर थे। सो जब ब्रिटिशर्स का रूलिंग टाइम पीरियड चल रहा था, सो उस दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी के एक पॉलिटिकल ओपोनेंट थे। बट महात्मा गांधी के एडवाइस पे जब इंडिपेंडेंस हमें मिल जाता है, सो उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं एज आ लॉ मिनिस्टर।
एंड जब ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपॉइंट किया जाता है. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है के एम मुंशी. सो वो गुजरात से बिलोंग करते थे एंड वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. सिक्स जो इंपॉर्टेंट मेंबर है उनका नाम है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. सो ये मद्रास से बिलोंग करते थे एंड ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे. सो ये 6 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर थे एंड इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया गया था. बट इन 6 लीडर्स के साथ साथ 2 ऐसे सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड किया गया था. सो पहले जो सिविल सर्वेंट थे उनका नाम है बी एन राव. सो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे. सो उनके द्वारा कुछ बैकग्राउंड पेपर्स को प्रिपेयर किया गया था. सो वो बेसिकली दूसरे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करते थे, स्टडी करते थे एंड उसके अकॉर्डिंग उनके द्वारा कुछ बैकग्राउंड पेपर्स को प्रिपेयर किया गया था जिसके थ्रू फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली. एंड दूसरे जो सिविल सर्वेंट थे उनका नाम था एस एन मुखर्जी. सो वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे एंड उनके पास ये एबिलिटी था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो प्रपोजल है सो वो बहुत ही इजी एंड क्लियर लीगल लैंग्वेज में लिख सकते थे. सो अगर आपको लीगली कुछ लिखना है सो उसके लिए अलग एक लीगल लैंग्वेज होता है. सो एस एन मुखर्जी के पास ये एबिलिटी था कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रपोजल को बहुत ही ईजी एंड क्लियर लीगल लैंग्वेज में लिख सकते थे, जो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 300 मेंबर्स को टोटल 3 साल का टाइम पीरियड लग जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा जो कुछ भी डिस्कशन वगैरह किया गया था अपने हर एक सेशन में, सो उन सारे डिस्कशन का भी हमें प्रिंटेड रिकॉर्ड देखने को मिलता है. सो इन टोटल हमारे पास 11 बल्कि वॉल्यूम्स है, बहुत ही मोटे मोटे 11 वॉल्यूम्स है जिसमें हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है. सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको टॉपिक फर्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो टॉपिक फर्स्ट इंपॉर्टेंट था जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले का जो ट्रबल वाला टाइम पीरियड था उसके बारे में डिस्कस किया, कंट्री के पार्टीशन के बारे में डिस्कस किया, प्रिंसली स्टेट के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में डिस्कस किया कि उनको किस तरीके से इलेक्ट किया गया, कांग्रेस का क्या रोल था इसके बारे में डिस्कस किया, पब्लिक का क्या ओपिनियन था इसके बारे में डिस्कस किया एंड फाइनली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में डिस्कस किया. सो आई होप कि आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. बट फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होता है देन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो. And if you find this video helpful then please don't forget to like, share and subscribe and please share this video with your friends too ताकि उनको भी इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिले. So with this आज के इस वीडियो को एंड करते हैं. So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned my channel and thanks for watching my video.